सर वो मैं हूँ सर, जो पत्र लिखा था सर वो मैंने लिखा था सर। सर कोई सुनने को ही तैयार नहीं था सर। हमारे यहाँ कितनी समस्याएं हैं सर। सर देखिए ना सर, आप खुद ही देख लीजिए कि नालियों में कितनी गंदगी है। कोई हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं होता है सर। कल को अगर हमारे मोहल्ले में कोई बीमार पड़ जाता है, कोई बीमारी आ जाती है, तो सर दवाइयाँ तक नहीं मिलती हैं यहाँ पर सर। सर अगर मुझसे गलती हो गई हो तो सर मुझे माफ़ कर दीजिए सर। लेकिन सर हम में से कोई नहीं बोलना चाह रहा था सर, तो मैं डर गई थी सर, इसलिए मैंने अपना नाम नहीं लिखा सर। जब हमारे पुरखे इस देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर रहे थे, तब ये क्या कर रहे थे ये लोग? और हमारे पुरखों को रत्ती भर अंदाजा नहीं था कि वो जिस आजादी के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर रहे हैं, वहां उनकी ही जाति के लिए, उनके ही लोगों के साथ जाति के आधार पर भेदभाव होगा। जाति देखकर उनकी नौकरियां छीन ली जाएंगी, जाति देखकर उनके हाथ में डोना पकड़ा दिया जाएगा। तो क्या करें? एमए करके गोबर उठाएं कि झाड़ू लगाएं? नमस्कार, विन द फर्स्ट में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भारत के ऐसे अभिनेता और अभिनेत्री जो संस्कृत बैंड के माध्यम से बच्चों को ट्रेन करते हैं, कल्चर से जोड़ते हैं और उस कल्चर से लोगों को जोड़ते हैं। संस्कृत बैंड के माध्यम से बच्चों को मंत्रों का उच्चारण, यानी भारत की जो संस्कृति है संस्कृत, उससे जोड़कर इनके द्वारा सिखाए गए बच्चे नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म करते हैं। इनकी अपनी अलग एक और पहचान है। अभिनेत्री प्रिया भदौरिया, जिन्होंने सावधान इंडिया और आश्रम में अभिनेत्री के रूप में रही हैं, सावधान इंडिया में इंस्पेक्टर के किरदार के रूप में रही हैं। वहीं निर्मल पाठक की घर वापसी में अभिनेता रहे हैं और साथ ही महारानी सीज़न 2 में भी अभिनेता के रूप में दिखाई दिए हैं। तो चलिए इनसे सबसे पहले जानते हैं कि संस्कृत बैंड का कॉन्सेप्ट आप लोगों के दिमाग में कैसे आया कि इसकी शुरुआत करते हैं मॉडर्न ज़माने में, वेस्टर्न कल्चर में, जहां अब इंडिया के लोग वेस्टर्न कल्चर से जुड़ रहे हैं, वहां आप संस्कृत से जोड़ना चाह रहे हैं। इसका कॉन्सेप्ट कैसे आप लोगों के दिमाग में आया मैम? इसका कॉन्सेप्ट हम दोनों के दिमाग में आज की पीढ़ी को देखते हुए आया। सबसे पहले मेरे विचार में ये आया कि लोग जनरली नेताओं को सुनिए या आप जनरल अपने माँ बाप को सुनिए, किसी को भी हम सुनते हैं तब लोग कहते हैं कि युवाओं को आगे बढ़ के कुछ करना चाहिए, युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए, युवाओं में जोश होता है। लेकिन युवाओं का जोश को उन युवाओं के अंदर जो जोश है, जो एनर्जी है, उसको दिशा बचपन में दी जाती है। वो बचपन में वो बीज डालना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी दिशा को देने के लिए। तो इसलिए हमारे दिमाग में पहला विचार तो ये था कि बचपन में वो बीज डाला जाए तो वो युवा होते होते अपने आप कहीं ना कहीं फूटेगा किसी दिन, तो वो डायरेक्शन अपने आप सही जाएगा। और दूसरी चीज़, आज के जो बच्चे कम उम्र में जो सुसाइड कर लेते हैं, गिव अप कर देते हैं, 10th में फेल हो गए, कॉलेज में कुछ ऐसा हो गया जिससे उन्होंने गिव अप कर दिया, सिचुएशन नहीं संभाल पा रहे हैं, तो पेशेंस लेवल की जो कमी आ रही है बच्चों के अंदर, जो सुनने की जो आदत ख़त्म हो रही है, वो एक विचार है कि किस कमी की वजह से आ रहा है, उस कमी को ध्यान में रखा हमने। और तीसरी चीज़, आज की डेट में जो मोबाइल फ़ोन्स का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है, क्या ऐसी कमी हो गई कि बच्चों ने बाहर खेलना बंद कर दिया? मैं जानती हूँ एक माँ बाप के अंदर एक इनसिक्योरिटी, बच्चा बाहर खेलेगा तो उनको नज़र रखनी पड़ेगी, कहीं कोई ले तो नहीं जाएगा, कहीं कोई, ये हमारी सोसाइटी ने ही दी है इनसिक्योरिटी, जिसकी वजह से बच्चों को आज घर में बैठाला जाता है। और माँ अगर घर में काम कर रही है तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है बच्चों को मोबाइल देने के अलावा। लेकिन उसके जो दुष्परिणाम हैं उन मोबाइल फ़ोन्स के पे गेम्स खेलने के या वीडियोस देखने के, वो शायद मुझे ऐसा लगता है कि 1 चम्मच रोज़ अपने बच्चे को जहर पिलाने जैसा है। क्योंकि कई घटनाएं ऐसी सामने आई हमारे कि बच्चों ने मोबाइल रिचार्ज न करने के पीछे माँ बाप के, एक तो इंसिडेंट ऐसा आया था कि अपनी माँ को ही गोली मार दी। मेरे घर में जो मेरी कज़न सिस्टर हैं, उनके बेटे को ऐसा दिमाग में असर हो गया कि वो उसने टीवी फोड़ दी है घर में, और मोबाइल अगर ना दो तो आप चीज़ घर का नुकसान कर लेता है, खुद को काट लिया।
तो वो इस तरीके का जो एग्रेसिव नेचर आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? जिस तरीके के गेम्स मोबाइल में बच्चे खेल रहे हैं उसको माँ बाप ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि आज की डेट में अगर छोटा सा बच्चा 2-2.5 साल का अगर मोबाइल का लॉक खोल लेता है तो मुझे ऐसा लगता है माँ बाप बड़े को, ये तो मोबाइल का लॉक खोल लेता है। ये बड़ा ही उनके लिए बड़ा वैसा हो जाता है कि हमारे बच्चे को देखो इतनी कम उम्र में मोबाइल चलाना आता है, लेकिन उसके दुष्परिणाम जो है वो कहीं ना कहीं आज बच्चों के दिमाग पे एक बहुत बुरा असर डाल रहे हैं। तो ये संस्कृत जो अपने कल्चर से जोड़ने का जो विचार आया वो इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे दिमाग में आया। सौरभ जी, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि जब आपने शुरू किया, आप दोनों ने मिलकर शुरू किया संस्कृत बैंड को, तो कल्चर से जोड़ना, कल्चर की और बच्चों को लेके आना एक कठिन बात है कि बच्चे जहाँ खेल को पसंद करते हैं, उनकी फेवरेट चीज़ें ही होती हैं पढ़ाई लिखाई से हटके, तो बच्चों को जोड़ना, उनके माता पिता को अपनी ओर करना, इसमें आपको कितनी कठिनाई हुई जब आपने इस्टेब्लिश किया होगा, शुरू किया होगा? तो एक तरह से मोटिवेशन, डिमोटिवेशन, उतार चढ़ाव भी देखने को मिला होगा, तो किन किन कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ा? क्या क्या चीज़ें आपने अपनाई इसके पीछे? मैम, इसमें सबसे पहले जो हुआ था, पहले हम लोग इसको बहुत जगहों पर लेके गए। इस कॉन्सेप्ट को ना लोगों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। अरे तुम लोग क्या ये पुरानी चीज़ों को कर रहे हो? वही जो वेस्टर्नाइजेशन जो है हम लोग की सोसाइटी में, और ये बहुत से अधिकारियों से मिलना, बहुत से लोगों से, इंटेलेक्चुअल लोगों से मिलना, बट बहुत सारे लोगों का वो था। पर आखिरी में सोचा कि यार, इन्होंने कहा कि यार कर देते हैं, तो चलो ठीक है कर देते हैं। तो अब हम लोगों ने क्या किया, कोई हमें अपने बच्चे तो दे नहीं रहा था, तो इसलिए हमने क्या किया, जहाँ हमारा हक था हमारे परिवार में, हमने वहीं के बच्चों को उठा लिया। तो सीधी बात है, लिटरली ये शब्द यूज़ करूँ मैं, उठा लिया। मेरी गाड़ी थी, हम लोग ने क्या किया, मेरी दीदी भोपाल में रहती थी, उनको उठाया, और इनके कुछ परिचित थे, उनके बच्चे थे, उनको उठाया। एक जिम में जहाँ हम लोग जाते थे एक्सरसाइज करने, उनकी लड़की को उठाया और उनसे बोला कि आपकी जिम हमको चाहिए दोपहर में। आप उस टाइम, तो उन्होंने क्या किया, दोपहर में अपने जिम को बंद किया। बोले कि नहीं भाई, अब 24 घंटे जिम नहीं खुली रहेगी, 12 घंटे जिम नहीं खुली रहेगी, सुबह आइए शाम में आइए, दोपहर को ये जिम बंद है। फिर उसकी जिम में हम लोग अपने बच्चों को खुद अपनी गाड़ी से जाते, पहले उठाते उनके घरों से उनको, फिर उन सभी बच्चों को इकट्ठा करते, फिर सबको लेके अपनी गाड़ी से उस जगह पर लेकर जाते और वहाँ पर सिखाते, फिर उनको वहाँ से उठाते और सबको एज अ बस उनके घर पे छोड़ा करते। तो सबसे इनिशियल स्ट्रगल हमारा ये था कि अमूमन जहाँ पे होता है ना, लोग क्लासेस में पैसा देते भी हैं और फिर बच्चों को छोड़ने भी आते हैं। हम लोगों के साथ उल्टा हुआ, हमने पैसे तो लिए नहीं, बल्कि बच्चों को हम लोग उठाते भी, बच्चों को सिखाते, फिर बच्चों को छोड़ने भी जाते। और शुरुआत में अब ये शोज़ करने हैं, तो शोज़ कहाँ करें, कोई जगह नहीं मिल रही, कोई इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं दे रहा, कहाँ करें? तो इसलिए हम लोग ने इसका निकालना, हम लोग ने मंदिर जाने की परंपरा शुरू कर दी। सबसे पहले हमने इसका सबसे पहला शो जो हुआ था वो हनुमान जयंती वाले दिन ही कर दिया था, हनुमान जन्मोत्सव पर ही। बोला पंडित जी को, बोला पंडित जी बच्चों को यहाँ करना है और ये पूछ नहीं रहे हैं, ये बता रहे हैं आपको। बोले ठीक है भैया, हो गया, कर लीजिए आप लोग। तो मंदिर हनुमान जन्मोत्सव में भंडारा होना ही है, फ्री के दर्शक भी मिलेंगे, वो खाएंगे भी और हम उनके सामने इन सब चीज़ों का पाठ करेंगे। तो इनिशियल स्ट्रगल हमारा यही था कि ना हमारे पास बच्चे आ रहे थे, ना हमारे को जगह मिलती परफॉर्म करने की। बट फिर हमने बच्चे भी इकट्ठा किए, फिर वो जब गए जगहों पर करने, मंदिर में हमने फ्री शोज़ किए, जो भी म्यूज़िक का खर्चा आता वो सब करते, उसका फ्री शोज़ किए हमने मंदिरों में। तो मंदिरों में एक ट्रेंड सा आने लग गया कि यार इस हफ्ते कौन, हम लोग पहले हर मंगलवार इसका शो करते थे। शो से हम लोग हर मंगलवार किसी भी मंदिर में एक परफॉर्मेंस करते थे इसकी। जो भी मंदिर में पॉपुलैरिटी ज़्यादा हो या फिर उन मंदिरों में जहाँ पे अधिक लोगों का आना जाना हो, तो क्या हुआ ना, फिर लोगों ने हमसे पूछा, चलो भैया अगले हफ्ते कहाँ पे जाएंगे, मैं अपनी बच्ची को अगले हफ्ते आपके उस वाले मंदिर पे मैं लेकर आऊँगी। फिर हमसे पेरेंट्स खुद जुड़ने लग गए, अरे यार ये तो बहुत बढ़िया काम है। इसी माने क्या हो ना, मंदिर जाने का जो एक कल्चर है जो बच्चों के अंदर नहीं है, वो भी डेवलप होने लगे। और बच्चों के बहाने पेरेंट्स ही प्रस्तुति देखना है अपने लड़के को और अपनी लड़की को देखने तो आएगा ना माँ बाप, तो वो इसी बहाने मंदिर तो आने लगे। बोले हम ही नहीं मंदिर जाते थे भैया, टाइम नहीं मिलता था, बट इसके बहाने तो हम आ रहे हैं मंदिर में। तो ये हम लोग के लिए इनिशियल अचीवमेंट भी थी और एक ये मूवमेंट भी बन गया था हम लोगों का कि किसी न किसी मंदिर पर हम लोग भोपाल के कहीं ना कहीं पर इसको कर दिया करते थे। तो ये हम लोग का इनिशियल स्ट्रगल था, पर उसका चीज़ें थोड़ी सी स्मूथ हुई, लोग फिर खुद आने लग गए, फिर हम लोग ने भी थोड़ी रिफाइन की अपनी चीज़ों को। इस तरीके से हमने पूरी इसकी शुरुआत करी थी। सौरभ सिंह परिहार जी अपने विंध्य क्षेत्र के सतना जिले के नागौद से बिलोंग करते हैं, तो मेरा एक क्वेश्चन ये है कि अब आप विंध्य क्षेत्र को, नागौद को कैसे याद करते हैं? नागौद की तो बहुत ही सिंपलेस्ट मेमोरीज हैं। मैं नागौद में वही होता है ना, जो दादी नानी वाली जो कहानियाँ होती हैं कि भाई हम लोग ने अपने बचपन में, क्योंकि पढ़ाई बाहर हुई, पापा जी सरकारी नौकरी में थे, ट्रांसफ़र हो रहा है कभी इधर कभी उधर, तो बट एक चीज़ हमेशा फिक्स रहती थी, वो ये कि भैया गर्मियों की छुट्टियों में 2 महीने 3 महीने जो भी लंबी लंबी छुट्टियाँ पहले लगती थी, उसमें नागौद ही जाना है।
और अच्छी बात ये है कि वैसे तो मेरे मम्मी और पापा दोनों के गांव अलग अलग हैं, बट दोनों की फैमिलीज़ हम लोगों की नागौद में शिफ्ट हो गई और एक ही कॉलोनी में 10 घर के डिफरेंस में ही मम्मी का घर है, फिर पापा का घर है। तो हम लोग के लिए मम्मी का घर, पापा का घर, इस घर और उस घर से ही हम लोग रेफरेंस से जानते हैं। तो वही हमारे मेमोरीज़ हैं कि जो भाग दौड़ रहती बड़े बड़े शहरों में, बहुत एक अनचाही भाग दौड़ है। वो क्यों है पता नहीं, बट वो है। बट नागौद में जब भी हम लोग आते हैं तो हमारी मेमोरीज क्या, एक सुकून, एक शांति और अननेसेसरी कोई चैं पै गाड़ी का ट्रैफिक नहीं, लोगों का ट्रैफिक नहीं, आराम वाला जीवन। मतलब चिड़ियों की चहचहाहट भी हमें नागौद में सुनाई दे जाती है, जो हमें बड़े शहर में अमूमन नहीं देती। अगर हम ना बैठे ना रुकें तो हमें नहीं सुनाई देता। तो नागौद मेरे लिए वही है कि बचपन वो जो गटागट आते थे, 1 रुपए के 5 गटागट, 4 गटागट खरीद लिए। इमली जो चम्मच में इमली लगी हुई रैप्ड आती थी तो वो खरीद ली। इसको लेकर हम लोग सुबह सुबह ब्रश करने चले गए, पैदल खेत तक। ब्रश करते करते खेत तक मुखारी, ब्रश भी नहीं मुखारी करके जाते थे सब भाई बहन लोग। मुखारी करते हुए जा रहे हैं, फिर वहाँ खेत में मुँह हाथ धोए, फिर वहाँ से नाश्ता इमली और गटागट का करते हुए आ रहे हैं। तो लाल गटागट तो लाल मुँह हो गया, काला गटागट तो काला काला हो गया। तो यही सारी मेमोरीज़ हैं। भुरैया की दुकान है बनिए की, तो अब थोड़ी सी शैतानी रहती कि भाई अब 1 रुपए में 5 मिल रहे हैं, बट खाने ज़्यादा लोगों को है, भाई बहन 4-5 हैं, तो थोड़े से निकालने भी हैं। तो भैया वो पीछे वाला सामान तो डब्बा खोल के 2-1 निकाल भी लिए। तो ऐसी छोटी छोटी हरकतें भी। और इसमें हमको ये भी बाद में पता चला, मम्मी ने बताया कि तुमको लगता था कि तुम चोरी कर रहे हो, बट वो भुरैया को पता था कि तुम लोग निकाल रहे हो। बोला कैसे? बोले बेटा वो कांच भी तो लगा था उसकी दुकान में, जब वो पलट के देखा, स्लाइडर वाले कांच जो रहते वो रिफ्लेक्टर नहीं थे, बट लाइट इतनी थी कि रिफ्लेक्ट होता था थोड़ा बहुत। तो फिर बोलता कि हम पैसे देते थे उसको, बाद में कि भैया लोग आज डब्बा से निकालने हैं कुछ। तो अरे हम लोग को लगता है कि हमने अचीवमेंट कर लिया कि यार हमने पैसा निकाली, आज गटागट निकाली, आज इमली निकाल ली, आज कुछ और निकाल लिया। बट वो हमारी अचीवमेंट नहीं थी, मम्मी पापा उसके पैसे दे रहे होते थे कहीं ना कहीं। तो इसी तरीके से हम लोग याद करते हैं। और आज भी ये था कि जब बहुत हो गया तो यार चलो वहीं पर चलते, थोड़ा सा एक अपना स्पेस होता है, एक प्राइवेट स्पेस होता है जहाँ शांति है। अब तो भाग दौड़ और अधिक हो गई है। एक शांति, रिलैक्स्ड, कहीं भाग दौड़ नहीं, स्लो लाइफ थोड़ी सी, जो कभी कभी उसी की बहुत ज़रूरत हो जाती है। चूल्हे की रोटी और भरता भाजी कुटी हुई, वही अपने को पसंद है। ज्वार की रोटी वही मेरा, और यहाँ के हैं तो गुलाथी बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरी तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो गुलाथी और भरता रोटी यही सब है जो नागौद की याद दिलाता है, और यही है नागौद मेरे लिए। सावधान इंडिया में इंस्पेक्टर के किरदार में रही हैं प्रिया भदौरिया जी, तो उनसे जानते हैं कि उनका एक्टिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा है। मेरा मीडिया फिल्म से अटैचमेंट काफ़ी टाइम बाद बना, मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय से कोर्स करने के बाद, क्योंकि मुझे हमेशा यही चीज़ डर लगता था कि अरे फिल्म लाइन में जाएंगे तो कोई हमारा मिसयूज़ ना कर दे, कहीं हम गलत लाइन में ना चले जाएं, कहीं हम किसी की बातों में ना आ जाएं, ग्लैमर में फंस के कहीं जीवन ना ख़राब कर दें, माँ बाप रखेंगे फिर ना सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी। तो वो एक डर, एक एज अ फीमेल, क्योंकि मैं खुद एक ग्वालियर चंबल क्षेत्र की लड़की हूँ, तो एक आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी रहती है खुद को लेकर। लेकिन जैसे 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 समय बीतता गया तो आपको एक डिफरेंस समझ में आने लगता है कि एक्टिंग, थिएटर, स्टेज परफॉर्मेंस और मीडिया में काम करने में एक अंतर होता है। और ये एक बिज़नेस, एक इंडस्ट्री है जिसमें मुझे खुद को ये देखना पड़ेगा, चूज़ करना पड़ेगा कि मैं इसमें भी कितना और क्या करना चाहती हूँ। तो मेरा एक्टिंग एक्सपीरियंस मीडिया का भी काफ़ी सेफ, काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है, क्योंकि ये मेरी चॉइस है कि मुझे कितना और क्या परफॉर्म करना है, ये मुझ पर निर्भर करता है एज एन एक्टर। और थिएटर से जुड़े रहना तो इज़ लाइक ऐसा रहा है कि एक अभिनय करना एक सीमित समय की बात नहीं है, ये एक थ्रू आउट द लाइफ है कि आप कुछ सीखते ही रहेंगे, आप देख के सीखते रहेंगे, आप अपने दुनिया के लोगों को ऑब्जर्व करते रहेंगे, आप अपने किसी भी कैरेक्टर को अगर आपको देखना है तो शायद मुझे शायद कल को ज़रूरत पड़ जाए कि मुझे रिपोर्टर का कैरेक्टर करना है, तो शायद मैं आपकी ही कोई बात चुरा लूँ कि अरे यार उनका ये एक्सप्रेशन बड़ा अच्छा था जो मेरे काम आ जाए शायद एक्टिंग एक्सपीरियंस में कहीं। तो एक्टर एक चोर होता है, मैं तो आपको बिल्कुल साफ शब्दों में बोलूँगी, एक्टर एक चोर की तरह होता है जो किसकी क्या अच्छी चीज़ चुरा के और अपने अभिनय में अपनी तरीके से परफॉर्म कर दे, ये उसका काम है। वो क्या ऑब्ज़र्व कर ले, वो क्या इमेजिन कर ले और वो क्या परफॉर्मेंस में डाल दे अपना हुनर ऐड करके, ये एक्टर एक चोर है। मैं तो ये बोलूँगी बिल्कुल साफ शब्दों में कि ये एक प्रक्रिया है, आप सीखते रहिए। आप एक्टर कभी बनते नहीं है, जैसे कोई चीज़ बन के तैयार हो जाती है ना, एक्टर कभी बनते नहीं है, एक्टर बनते रहते, सीखते रहते, बनते रहते, करते रहो। इट इज़ अ
प्रोसेस है ये। सावधान इंडिया का कोई डायलॉग जो आपका मन पसंदीदा रहा हो, जो आपने बोला हो, जो सुनाना चाहें आप? सावधान इंडिया का भी रिसेंटली मैंने एक एपिसोड किया था, अभी हम लोग दिसंबर में ही शूट कर रहे थे भोपाल में। तो उसमें एक परिवार था जिसकी एक छोटी सी स्टोरी थी। इसमें उनके बच्चे जो दोनों लड़के तो साइको थे एक्चुअली। तो उसमें हम पुलिस एज अ पुलिस हम उनको पकड़ते हैं, तो अचानक से जाते हैं। तो उसमें वो क्या करता है, अपने किसी भी कैरेक्टर लोगों को पकड़ता है, उसको काटता है, कुकर में उनको बना देता है और फिर पन्नी में भर के फेंक आता है। इस तरीके का कुछ एक था क्राइम। तो उसको मैं पकड़ा था। तो एक सीन था कि मैं जस्ट एंटर करती हूँ और दरवाज़ा नॉक करा है मैंने, दरवाज़ा खोल, मैंने कहा दरवाज़ा खोल, दरवाज़ा खुला। ये कुकर की अंदर क्या हो रहा है, हट हट सामने से। उसको धक्का दिया, उसको पकड़ा, कॉलर पकड़ी, फिर बोलती हूँ तेरे को छोड़ूंगी नहीं मैं साले, तू तो अंदर जाएगा 10 साल के लिए, हट सामने से। इस तरीके का हमारा एक कुछ कई सारे सीन्स हैं जो मैंने उसमें किए हैं एज ए पुलिस इंस्पेक्टर। आश्रम वेब सीरीज़ है, उसमें भी आपने किरदार निभाया है, तो उसकी भी कुछ पेशकश, जैसे कि अभी आपने इंस्पेक्टर के किरदार में बहुत बढ़िया अभिनय किया। मैंने उसमें किया था, एक गांव की लड़की है जो आवाज़ उठाती है कि जो भी अन्याय हो रहा होता है एक सोशल गवर्नमेंट ऑफिसर के द्वारा, तो वो एक पत्र लिखती है, लेकिन उसमें अपना नाम नहीं लिखती। वो वहाँ की समस्याओं को लेकर, नाली को लेकर, जो वहाँ जो गंदगी है उनकी गली मोहल्ले में, तो लेकिन वो अपना नाम नहीं लिखती। तो वो ये लेटर बार बार ऑफिसर्स में जा रहा होता है बेनाम के नाम से। तो वो ऑफिसर्स वगैरह वहाँ पर आते हैं, एक अच्छे अधिकारी की वहाँ पर पोस्टिंग होती है और वो आता है गांव में। तो वो लड़की डर जाती है जब उसका नाम लिया जाता है कि हमें बेनाम पत्र आ रहा है। वो लड़की कौन है, वो कौन है, मतलब वो बंदा कौन है जो हमें इस तरीके के पत्र लगातार भेज रहा है। तो जब पूछा जाता है कि हम तुमको डराने नहीं आए, हमको तुमको धमकाने नहीं आए हैं, जो भी है वो हाथ उठाए और हमारे सामने आए। तो मैंने एक गाँव की लड़की का उसमें कैरेक्टर किया था, झुग्गी बस्ती में रहती है और अपने लोगों के समस्याओं को सामने रखती है। तो वो उसका भी एक छोटा सा एक डायलॉग है। तो सर वो मैं हूँ सर, जो पत्र लिखा था सर, वो मैंने लिखा था सर। सर कोई सुनने को ही तैयार नहीं था सर। हमारे यहाँ कितनी समस्याएं हैं सर। सर देखिए ना सर, आप खुद ही देख लीजिए कि नालियों में कितनी गंदगी है। कोई हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं होता है सर। कल को अगर हमारे मोहल्ले में कोई बीमार पड़ जाता है, कोई बीमारी आ जाती है, तो सर दवाइयाँ तक नहीं मिलती हैं यहाँ पर सर। सर अगर मुझसे गलती हो गई हो तो सर मुझे माफ़ कर दीजिए सर। लेकिन सर हम में से कोई नहीं बोलना चाह रहा था सर, तो मैं डर गई थी सर, इसलिए मैंने अपना नाम नहीं लिखा सर। तो निर्मल पाठक की घर वापसी, उसमें आपने किरदार निभाया पांडे जी का जी, तो उसके कुछ डायलॉग्स आपको याद हो? निर्मल पाठक में एक्चुअली जो मेरा कैरेक्टर रहता है, एक उसमें है कि एक बाहुबली नेता है। वो पूरी पैटर्नल सोसाइटी पर ही है कि कैसे मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी होती है और जो फादर चाहते वही होगा, और ऊपर से ये तो बाहुबली नेता है अपने शहर का, तो उसकी लड़की तो वही करेगी जो भैया नेताजी चाहेंगे। और मैं उनके शेर पर सवा शेर हूँ कि मैं उनका वो राइट हैंड हूँ जो उनके सारे तरीके के कामों को संभालता है। उनके गैर कानूनी और कानूनी सभी कामों को मैं संभालता हूँ। मतलब ये कि अगर नेताजी खड़े हैं तो उनके पहली वॉल मैं हूँ, बाकी सब लोग, मैं नेताजी से डील करूँगा, बाकी लोग नेताजी से डील नहीं करेंगे। तो अब नेताजी की जो लाइफ की फिलॉसफी उस पर मैं बात करता हूँ। एक युवा नेता आता है टिकट लेने के लिए। कहा हो बाबू, इस बार जम के इलेक्शन में काम करना है। क्या है कि देश जो है वो दो ही चीज़ों से चलता है, एक है धर्म और दूसरा है पैसा। धर्म जो है वो आपके पास है और पैसे की कमी नेताजी होने नहीं देंगे। लग जाइए बिल्कुल तबीयत से काम में।
इस तरीके से वो डीलिंग देता रहता है उन लोगों को। और महारानी सीज़न 2 उसके भी कुछ चुनिंदा डायलॉग होंगे आपको जो याद होंगे? महारानी सीज़न 2 में मेरा जो, क्योंकि वो पॉलिटिकल है, पूरी सीरीज़ ही पॉलिटिकल, कोई नेता है, कोई युवा नेता है, कोई पुराना नेता है, तो मेरा भी जो शिवा कैरेक्टर वो एक युवा नेता है। लोगों को वो बड़ा प्रोवोकेटिव है, लोगों को इतना भड़काता है, अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश करता है। तो एक महारानी सीज़न 2 में एपिसोड 4 तक में एक ये हो जाता है कि वर्मा कमीशन लागू होने लग जाता है। तो मेरा एक स्पीच आता है कि जो नई सीएम साहिबा हुमा कुरैशी जी, उनके घर के जस्ट बाहर मैं आंदोलन कर रहा हूँ उन्हीं के खिलाफ। तो भीड़ पूरी खड़ी हुई है, पूरे भीड़ में लोग लगे हुए, तो उनको मैं एड्रेस करता हूँ। जब हमारे पुरखे इस देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर रहे थे, तब ये क्या कर रहे थे ये लोग? और हमारे पुरखों को रत्ती भर अंदाजा नहीं था कि वो जिस आजादी के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर रहे हैं, वहां उनकी ही जाति के लिए, उनके ही लोगों के साथ जाति के आधार पर भेदभाव होगा। जाति देखकर उनकी नौकरियां छीन ली जाएंगी, जाति देखकर उनके हाथ में डोना पकड़ा दिया जाएगा। तो क्या करें? एमए करके गोबर उठाएं कि झाड़ू लगाएं? ऐसा करके वो भीड़ को एड्रेस कर रहा है, तो वो वॉइस वैसा वो सब प्रोवोकेटिव है। बहुत बढ़िया। प्रिया जी, आपने बताया कि फोक की वजह से आपका सिलेक्शन हुआ ड्रामा इंस्टीट्यूट में। जी। तो उसके लिए ग्वालियर क्षेत्र से आप बिलोंग करती हैं, तो आपके यहाँ का कोई लोकगीत होगा जो जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन हुआ? ड्रामा स्कूल में जो कोई फोक सॉन्ग्स में गाए हैं संजय उपाध्याय जी के, कुछ ऐसे गाने हैं, चीज़ें हैं, तो उसमें से मैं कुछ एक कर सकती हूँ। मतलब वो एक गाना है ज़रूर मेरे पास, कुछ सर का दिया हुआ मेरे पास, वो ज़रूर मैं शेयर करूँगी गाकर। बाला मैं बैरागन होंगी हो बाला मैं बैरागन होंगी हो, जी जी भेस मारो साहेबरी छे, जी जी भेस मारो साहेबरी छे, सोई सोई भेस धरूंगी हो, सोई सोई भेस धरूंगी।